भारतीय फौज के जनरल का अपनी फौज अपने मुल्क और मोदी के ऊपर पहलगाम हमले के हवाले से बड़ा इल्ज़ाम और इंकशाफ कैसा। फार्म 47 किस के लिए दर्द सर बन चुका। सनम जावेद पर तशद्दुद क्यों किया गया। महरंग बलोच का साथ देना किस नौयत का जुर्म ठहरा। मरीम रानी की अयाशियाँ, मुल्क के अंदर जंग, और एक पुलिस अफसरा ने एक छोटी बच्ची के साथ क्या किया और ये पुलिस कैसे बच्चे खा जाती है। आज की गोरखधंधा में इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त की। आज की सबसे बड़ी खबर, इसको कहते हैं जमहूरियत, इसे कहते हैं अखलाकी तौर के ऊपर मजबूत होना, ये किरदार है, इसे जुर्रत कहते हैं। पहलगाम का वाक़या हुआ, तहकीकात नहीं हुई थी, पाकिस्तान के ऊपर बिला वजह बगैर किसी जवाज़ के इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने हमला किया और फिर उसको वजह बना के सिंतास मायदे की खिलाफ वर्जी की, शिमला मायदे की खिलाफ वर्जी की, पानी बंद किया, फिर पानी छोड़ा, उससे नुकसान हुआ। आलमी मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया और पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ इसमें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का ना सिर्फ फेलियर था, जब घर का बेदी ही लंका ढा जाए, जब चोर ही अपने घर के अंदर से हो और उसका इल्ज़ाम आप पड़ोसियों पे लगा दें तो ये कैसे मुमकिन है। तो जब आपने हमला ही खुद किया था, प्लान ही खुद तैयार करवाया था, जो कि भारत के इस जर्नैल ने सरेआम आके कह दिया है, तो इससे साबित हुआ कि MV कुमार ने ये कहा कि यह हमला भारत ने खुद करवाया। इसी वजह से इसकी तहकीकात नहीं की गई, ना ही कभी ज़िंदगी में तहकीकात सामने आएंगी। ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत इक़दाम है। तो जब ये ख़बर सामने आई तो ये पूरी दुनिया में फैल गई, और इस खबर को हम इस लिहाज से मुस्बत रखते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी जब इस तरह के हालात और वाक़यात पैदा होते हैं, जैसे 26 नवंबर था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 26 नवंबर का हमला किसने किया? क्या हमारे किसी अफीसर के अंदर ये अखलाकी जुर्रत है, उसे भारत के MV कुमार के ऊपर बर्तरी हासिल है कि वो भी ऐसा कह सकें? सच बोलना, सच सुनना, सच लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, और ये पैगम्बरों ने भी जब किया तो उन्होंने इसकी सज़ा काटी है। लेकिन हम यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ और भारतीय आर्मी चीफ जनरल MV वक़ार से जो है वो उन्होंने मुलाकात की है। भारतीय वज़ीर दिफा ने जनरल MV वक़ार को डी ब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया है। उनके बयान के बाद, सच्चाई मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दाम बता दूंगा, भारतीय जनरल MV वक़ार ने धमकी दी है। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने भारतीय जनरल को ओहदे से फारिग कर दिया। कहा था ना, सच कड़वा होता है। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है। भारतीय जनरल MV कुमार, भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम वाक़े का बांडा फोड़ दिया। भारत के अपने हाजिर सर्विस MV कुमार जो हैं, सच बोलने के ऊपर बरतरफ कर दिए गए हैं। सच उनको कड़वा लगा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से भारत के अंदर से जो गवाही आई, ये बहुत बड़ी गवाही है, और इस गवाही के बाद भारत मुंह छुपाता फिरेगा। वो किसी सूरत पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाल सकता। अब उनका मीडिया जो है वो किसी सूरत भारत को डिफेंड नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की फ़ौज, इदारे और मुल्क, रियासत, पूरी कौम जो है वो सरखरू हुई है, और इसमें उनका साथ भारत के जनरल MV कुमार ने दिया है। और यकीनन ये मामला जो है ये पूरा दूसरी तरफ इसका रुख चला गया है। अब आते हैं पाकिस्तान की जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर के। फार्म 47 जो है वो पाकिस्तानियों के लिए दर्द सर क्यों बन गया, और ये मामला क्या है। पूरी दुनिया ने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की मामनत को तस्लीम किया। हाँ, हम दहशत गर्दों की मामनत करते हैं, पूछा गया, और ये इंकशाफ किया कि इस इंकशाफ ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। UN में भारत की मुस्तकिल मंदूब जो हैं पटेल, उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया, और ये इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, याद रखिएगा, वज़ीर दिफा जो किसी भी मुल्क का होता है, और बिलखसूस पाकिस्तान का जो है, इसके अंडर आर्मी चीफ आता है,
اور آرمی چیف کو وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف سے اپوائنٹمنٹ لے کے ان کو ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ خواجہ آصف آرمی چیف کو ملیں اور ایک شادی کی تقریب میں جا رہے ہوں تو وہاں پہ وزیر دفاع کو روک لیا جائے، چونکہ آرمی چیف کا جو کارواں ہے وہ گزر رہا ہے اور سیکیورٹی رسک ہے۔ اب جب خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ حالات ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ بات مانی کہ ہم امریکہ سے یعنی کہ پیسے لے کے امریکہ کی مدد کرتے ہوئے دہشت گردوں کی معاونت کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جواب دے سکتے تھے کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں، ہم نے لاکھوں پاکستانیوں کی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، افغانستان وار کو ہم نے لڑا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، لیکن انہوں نے جو بیان دیا یہ ان کی نہایت ہی نالائکی تھی اور ثابت ہوا کہ فارم 47 جو ہے وہ آج تک عوام پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب لوگوں کے لیے اداروں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ اب بھی آپ کو ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے۔ صنم جاوید کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ خاتون پولیس کا کیسا کارنامہ، اور یہ ایسی پولیس ہے اور وہ بھی خاتون ہے، ایک ماں ہوتے ہوئے کسی کی بیٹی اور بیوی اور بہن ہوتے ہوئے رحم نہ کھایا، اور ایک پولیس افیسرہ نے ایسا گناؤنا کام کیا جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیس عوام کی محافظ نہیں، یہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتی، بلکہ یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، اور ان کی درندگی کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے بچے نہیں دوسروں کے بچے کھا جاتے ہیں۔ اور اسلام آباد تھانہ صادق آباد کی حدود سے 20 روز قبل اغوا ہونے والی 9 سالہ یتیم بچی، یتیم بھی ہے اور 9 سال کی ہے اور بچی ہے، تھانہ کھنہ میں تعینات ASI نسرین عباسی کے پاس سے برآمد ہوئی، اور ورثہ کا خاتون افیسر پر بچی کو چائلڈ پروٹیکشن کو دینے کے بجائے بطور ملازمہ اپنے پاس رکھنے کا الزام ہے، اور خاتون ASI نے سوال پوچھنے والے 2 صحافیوں کو تھانے منتقل کرا دیا اور کہا کیوں بولتے ہو، کیوں سوال پوچھتے ہو، میں جواب نہیں دوں گی، لہٰذا میں پولیس افیسرہ ہوں، الٹا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب یہ بچی اغوا ہوئی پولیس نے اس کو بازیاب کیا، اس پولیس افیسرہ کے پاس وہ چلی گئی، یہ ASI ہے، اس تھانے کے اندر ملازمہ ہے، اور اس نے اس بچی کو چائلڈ پروٹیکشن جو ہے ان کے حوالے کرنے کے بجائے ورثہ کو جب پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا نا، اس سے قبل جتنا کام اس سے لیا جا سکتا ہے۔ 9 سالہ یتیم بچی کو اس خاتون نے اپنے گھر رکھا، وہاں پہ کام کرواتی رہی، اور تنخواہ کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ کھانا بھی شاید نہ دیا ہو۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یتیم غریب بچیوں کے ساتھ جو گھر میں ملازمہ ہوتی تھی، کبھی کسی جج کی بیوی نے اس کو مارا، کبھی کسی جج نے اس کو مارا، کبھی کسی صحافی نے ان کو مارا۔ یہ لوگ اپنا تمام تر غصہ جو ہے یہ غریب لوگوں کے اوپر نکالتے ہیں، اپنا ظلم اور جبر ان کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ لڑیں کسی بڑے اور تگڑے کے ساتھ، ان کو لگ پتہ جائے۔ اور یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، آپ کس سے منصفی چاہیں گے، کس کے پاس جائیں گے جب ہمارے محافظ ہی یہ حرکتیں کریں کہ گھروں سے سونا چوری کر لیں، لوگوں کو پکڑ لیں، بے گناہ لوگوں کو پکڑیں، اور 9 مئی کے واقعات کے اندر لوگوں کو پکڑ کے ان کو بلیک میل کریں، ان سے ملینز آف روپیز جو ہیں وہ رشوت مانگیں۔ یتیم بچی مل جائے تو گھر میں ملازمہ رکھ لیں، بجائے اس کے کہ ان کے ورثہ کے حوالے کریں۔ یہاں سڑک کے اوپر سے بطخ اور اس کے بچے گزرے ہوں تو دونوں اطراف کی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ان کو راستہ دینا ہے۔ یہاں سانپ سڑک کے اوپر گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کے مر جائے تو اس کو آ کے ایمبولینس اٹھا کے لے کے جاتی ہے اور پھر اس سڑک کو دھویا جاتا ہے۔ اگر صاف نہ کیا، اس کے اوپر سے کوئی ٹیکسی کوئی عام گاڑی گزری، اس ٹائر کے ساتھ زہر لگ گیا، وہ گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر پنچر ہو گیا، اور پھر وہ جب گیراج میں جائے گی اور جو مکینک اس کو چیک کرے گا یا مالک اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ہاتھ میں زہر نہ لگ جائے۔ یہ غیر اسلامی ریاست گریٹ برٹن کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ مر جائے تو اس کو انصاف نہیں ملتا، زندہ ہو تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپ انسانوں کی کیا، حیوانوں کی کیا، کس کی بات کریں گے؟ وہاں کس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ اب دیکھیے کہ صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا، نو ڈاؤٹ وہ بولتی ہیں، بڑا دبنگ بولتی ہیں، کئی بار ایکسٹرا بولتی ہیں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا، بالخصوص مریم صاحبہ کے حوالے سے بولتی ہیں، لیکن سزا دینا اور اس کی سزا اور جزا ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گرفتار کریں اور اٹھا کے لے جائیں اور کوٹ لکھپت جیل میں ڈالیں، پھر وہاں سے فوٹو آئیں کہ پولیس نے اس عورت کے اوپر تشدد کیا ہے۔ کیوں؟ وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے بولتی تھی، اور گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل کے باہر سے گرفتار ہونے والی صنم جاوید پر پولیس نے تشدد کیا ہے، اس کی اطلاعات ہیں، اور صنم جاوید کو عدالت کے ہاتھے سے
अगवा करने के बाद तशद्दुद किया गया। तस्वीर एक वाशियाना सच्चाई उगल रही है कि आज पाकिस्तान गैर कानूनी हुकूमत की गिरफ्त में है, जहां इस तरह के जुल्म और सितम की कार्रवाइयाँ परेशान कुन हद तक मामूल बन चुकी हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इनको फ़ाल और नाफज किया गया, ये नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान को उठना चाहिए और अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ ताकत के इस गलत इस्तेमाल को मुस्तरद करना चाहिए। इन जाबराना पॉलिसियों को ख़त्म करें। ये अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब देने का वक्त है। तो मुज़ामत करनी चाहिए, वो मरियम साहिबा हों, वो सनम जावेद हो, वो तोयबा राजा हो, किसी के साथ भी ऐसे किसी खातून के साथ हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए तो वो गलत इक़दाम है। इससे पहले और लोगों के साथ भी होता रहा और इस दौर में भी हो रहा है। अवाम की मुश्किलात एक तरफ और दूसरी जानिब अय्याशियाँ देखिए। मुश्किलात अवाम की क्या है? गंदम को आग लगा दी, किसानों को लाले पड़े हैं, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, मुल्क में रोज़गार नहीं है, IMF के हम मकरूज़ हैं, बेकारी हम बने हुए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में VIP सिक्योरिटी के लिए नई जैमर्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 40 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। पंजाब काबीना ने इस बात की मंजूरी भी दी गई। एक तरफ मुल्क के दूसरे हालात हैं और मरियम रानी की ये अय्याशियाँ हैं, और आप देखें कि ये अपने साथ MPA MNAs और बाकी लोग जो हैं उनको कैसे खुश रखना चाहते हो। भाई इनको क्या ज़रूरत पड़ी जैमर्स वाली गाड़ियाँ? अपना मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अपने ही अवाम से जिनसे आप वोट लेते हो, जिनके आप नुमाइंदे हो, आप उन्हीं से डरते हो। और जैमर्स वाली गाड़ियाँ तो चीफ मिनिस्टर की हो तो बात बनती है, चलें स्पीकर की भी ले लें और सीनियर मिनिस्टर की भी ले लें, चंद जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी भी कर लें। ये बाकियों के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? ये अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग जो मैट्रिक पढ़े हुए हैं, ये मास्टर डिग्री होल्डर्स के ऊपर हुक्मरानी करते हैं और आवाम के टैक्स के पैसे इस्तेमाल करके जैमर्स वाली गाड़ियों में बैठेंगे। जैसे जज के पास 2000 सीसी की गाड़ी थी और जब पाकिस्तान में गर्मी आई तो उसने प्राडो गाड़ी 5000 सीसी की ले ली। तो ये हैं वो लोग जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो ये मफाद प्रस्त लोग हैं, ये अयाश प्रस्त लोग हैं, इन्हें कोई पता नहीं है। इंसाफ करने के लिए हम बैठे थे मनसब पे। ये पुलिस जो मुहाफ़िज़ बनी थी वो जैमर्स वाली गाड़ियों के अंदर बैठेंगे। अडयाला का रास्ता जो था, वो सड़कें जो थी वो ब्लॉक की गई हैं। और क्यों ब्लॉक हुई हैं आप देखें। हमारा मेयार क्या है, हमारा मजाज क्या है कि अडयाला जेल जाने वाले रास्तों में पुलिस की जानिब से रुकावटें, ट्रक खड़े होने की वजह से इमरान खान की बहनें पैदल अडयाला जेल की तरफ रवाना। ठीक है, आप इनको सज़ा दें, बिल्कुल उनको पैदल जाना चाहिए। इनके दौर में भी जुल्म और सितम हुआ। आखिर कब तक ऐसे करेंगे कि एक बहन को या 3 बहनों को एक भाई से नहीं मिलने देंगे? ये जुल्म है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ हैं। और मैं वो हालात देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जिनके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये ट्रक लगाएंगे तो पैदल चली जाएंगी, नहीं लगाएंगे तो गाड़ी में जाएंगी। ठीक है, आप गर्मी में उनको ज़लील ख्वार करना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, उसका इंतज़ार कीजिए। ये इमरान खान जेल से भी बाहर होगा, ये लोग रिटायर्ड भी हो जाएंगे, ये बुग़्ज़ और नाद वाले लोग दुनिया से भी चले जाएंगे, ये पाकिस्तान को भी छोड़ देंगे। लेकिन अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। अगर ये रहे तो वक्त हमेशा गुज़र जाता है, ये ठहरता नहीं है। इसकी खूबसूरती ये है। तो बातें याद रहेंगी, ये हालात और वाक़यात याद रहेंगे। महरंग बलोच की हमायत करने पर कैसी सज़ा है, और महरंग बलोच की हमायत मुझ समेत आप सब लोगों को करनी चाहिए, चूँकि जुल्म है, जबर है। सोशल मीडिया पर महरंग बलोच की हमायत का इल्ज़ाम FIA ने मारूफ वकील और इंसानी हकूक़ एक्टिविस्ट जलीला हैदर के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और सोशल मीडिया सार्फिन की जलीला हैदर के ख़िलाफ़ मुकदमे की शदीद अल्फाज में मुज़ामत की गई। ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पाबंद सलासल हैं आज़ाद होते हुए भी। तो देखते हैं आखिर पाकिस्तान के अंदर ये हालात जो हैं वो कब तक चलेंगे और कब हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।